आरपीएससी की, राजस्थान लोक सेवा आयोग। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान और रखना, शाम को, ठीक है, शाम को हो सकता है कि आपकी मैं क्लास जो है वो एक मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग, बिल्कुल सोना मुझे पता है, शायद हो सकता है मैं आपको शाम की जो ये क्लास है मानवाधिकार आयोग या जो सूचना आयोग है वो शाम को 7 सवा 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें ले सकती हूँ मैं, ठीक है। फिर हम मोस्टली कोशिश करेंगे कि कल से जो है वो हमारा टॉपिक चलेगा संविधान सभा, जिसमें हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को या संविधान कैसे बना है, जो बच्चों की इच्छा होती है ना कि मैम हमें संविधान स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो कल बिल्कुल, ठीक है, कल बिल्कुल मैं आपके यहाँ संविधान की व्यवस्थाओं को लेकर या संविधान कैसे बना था, संविधान सभा की हम डिटेल डिस्कस करेंगे। शाम को क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है, वो एक ऑप्शन है। देखो 7:15 बजे से क्लास होगी तो शाम को आपके मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोग लूंगी मैं, राज्य विशेष के क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी। क्लास से टॉपिक ही चलेगा, ध्यान रखना 7 से 8 क्लास चलेगी। और कल जो है वो सबको कह देना, जितने भी कोई भी किसी भी स्टेट का कैसा भी बच्चा हो, ठीक है ना, कल हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे आपके संविधान का निर्माण, संविधान की पृष्ठभूमि, संविधान कैसे बना था, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? नहीं मयंक जी, दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। एक्चुअल में हमने पॉलिटिकल को राष्ट्रपति से पढ़ा था, हमने पॉलिटिकल को क्या किया था, राष्ट्रपति से पढ़ा था हमने। पॉलिटिकल के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे, जैसे प्रस्तावना है, संविधान सभा है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ये जो टॉपिक थे ना, ठीक है, ये जो सारे टॉपिक थे, ये टॉपिक मैंने नहीं करवाए थे, तो ये टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। आज मेरी कोशिश है कि मैं राज्य स्तर के सारे आयोग जो है वो फ्री करवा दूं आपको। बिल्कुल विकास मीना जी तो मेरे से पहले शुरू हो गए। चलिए देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें आप ये कह सकते हैं SPSC, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात किसने की है। राज्य में लोक सेवा आयोग मतलब राज्यों में लोक सेवा आयोग होगी, इसकी स्थापना या राज्य में लोक सेवा आयोग की बात किसने की, तो ध्यान से सुनना। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सबसे पहले, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में सबसे पहले राज्य या राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात सबसे पहले किसने की है, 1935। आप राज्यों की जगह शब्द देखोगे प्रांत, घबराना नहीं है, चाहे एग्जामिनर प्रांत लिखे चाहे राज्य लिखे, जवाब क्या होगा, 1935। तो पहला यहाँ दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो कि राज्यों में लोक सेवा आयोग, राज्यों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात भारत शासन अधिनियम 1935 से की गई। चलिए अब ध्यान रखना, राजस्थान विशेष की बात करती हूँ। हरियाणा वाले हरियाणा में देख लेना, ठीक है ना, और यूपी वाले यूपी में, बिहार के बच्चे बिहार के, पंजाब वाले पंजाब में देखना कि उनके वहां उस राज्य में कहाँ स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो राजस्थान में स्थापना हुई है 16 अगस्त 1949 में। 16 अगस्त आप ये कह सकते हो, 16 अगस्त 1949 में इसकी स्थापना हुई। और अगर मैं बात करूं अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कहाँ हुई, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है अजमेर। अजमेर में आपकी घुंगरा घाटी जो है ना, ठीक है, अजमेर में देखो मुख्यालय कहाँ है, अजमेर में घुंगरा घाटी में। अजमेर में घुंगरा घाटी में क्या है इसका मुख्यालय। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल आरपीएससी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझे, 16 अगस्त 1949 को सबसे पहले स्थापना हुई है, ठीक है ना, सबसे पहले स्थापना हुई है। और इस आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, अजमेर में है। अजमेर में कहाँ है, घुंगरा घाटी में। उसको एक बार और, घुंगरा घाटी में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। पॉइंट यहाँ तक क्लियर। चलो हमने राजस्थान की स्थापना की बात देख ली। चलो अब प्रश्न की बात करते हैं।
जब हमारे यहाँ जब संविधान लागू हो गया था 1950 में, संविधान लागू हो गया था 1950 में, तो संविधान लागू हुआ था, तो उस संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 में लोक सेवा आयोग की स्थापना या लोक सेवा आयोग की व्याख्या की गई है। तो संविधान में आपको लोक सेवा आयोग, चाहे वो यूपीएससी हो, ध्यान से सुनना, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसपीएससी राज्य की हो, चाहे वो संयुक्त हो, ज्वाइंट हो, अगर किसी भी प्रकार की लोक सेवा आयोग की बात है तो वो लोक सेवा आयोग आपको कहाँ मिलेगा? 315 से 323 में। उसी दौरान हम राज्य के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको यूपीएससी बहुत अच्छे से समझाया था। मैं यहाँ बात करूं तो आपके यहाँ प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। इस स्थापना की बात कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? 315। स्थापना की बात कौन कर रहा है? 315। 315 क्या कहता है? ध्यान से सुनना, मैंने यूपीएससी में अच्छे से समझाया था कि केंद्र में तो संघ लोक सेवा आयोग, और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, और दो या दो से अधिक राज्यों में अगर एक ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाना है तो दोनों राज्यों की विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करवाएंगे, और पारित करवाने के बाद में राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनना, राज्य में दो तरीके के आयोग होते हैं, एक का नाम होता है राज्य लोक सेवा आयोग और एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब होता है बच्चों एक राज्य में एक आयोग, और संयुक्त का मतलब है दो या दो से अधिक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। इनके लिए केवल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही आयोग, उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब देखो, हमारे राजस्थान विशेष की बात करते हैं तो हम इतना ही ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में आरपीएससी की जो स्थापना है, आरपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा हो रखी है? अनुच्छेद 315 के आधार पर हमने आरपीएससी की स्थापना कर रखी है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अब बात करते हैं सदस्य संख्या की। तो मुझे ये बताओ कि हमारी आरपीएससी में सदस्य संख्या कितनी है? आरपीएससी में सदस्य संख्या कितनी है ये बताओ। तो अगर आरपीएससी की सदस्य संख्या की मैं बात करती हूँ तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 318 की। बच्चों ध्यान से सुनना, आर्टिकल्स जो आते हैं ना वो पूछ लेते हैं, क्योंकि इतने आर्टिकल्स टफ नहीं है, और नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, पद से हटाना, शक्तियां, ये सारी चीजें अनुच्छेद में साफ लिखी हुई हैं। मैंने यूपीएससी में भी अनुच्छेद साथ में समझाए थे, यहाँ भी मैं आपको अनुच्छेद जो है वो साथ में ही समझा रही हूँ। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, अनुच्छेद 318 के आधार पर कहा कि जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या राज्य में राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ हर राज्य में संख्या अलग अलग होगी। ध्यान से सुनना, क्या लिखा? राज्य में, अनुच्छेद 318 में लिखा है राज्य में जो सदस्यों की संख्या होगी वह उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, ध्यान से सुनना, हर राज्य की अलग अलग है। राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जब प्रारंभ में हम बात करते हैं तो प्रारंभ में एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य थे। कितने थे टोटल? 3 थे। प्रारंभ में एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे। हुआ क्या? सितंबर 2011 में एक तो अध्यक्ष कर दिया और 7 अन्य, एक तो अध्यक्ष होगा और 7 अन्य सदस्य होंगे। तो टोटल बिल्कुल आप सही लिख रहे हो। आज वर्तमान में टोटल कितने बच्चों? 8। अब ध्यान से सुनना, एक खास बात और है, सीटें 8 है। अभी अगर वर्तमान आज मैं बात करती हूँ जून 2020 की, तारीख लिखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कोई बच्चा साल भर बाद भी देखे तो वो कंफ्यूज हो सकता है। तो जून 2020 में अगर मैं बात करूं तो आपके अध्यक्ष कौन है? बताओ, अध्यक्ष कौन है? दीपक, आगे वाला सरनेम भूल रही हूं मैं, दीपक
ठीक है। दीपक पूर्ति जो थे वो कौन है, अध्यक्ष हैं। और अगर मैं सदस्य की बात करूं ना तो खास बात यही है, अभी सदस्य केवल कितने हैं, अभी सदस्य केवल कितने हैं, 3 ही हैं। बाकी जो 4 सीटें हैं वो खाली हैं, ये ध्यान रखना। बाकी 4 सीटें वर्तमान में अभी जून 2020 में खाली हैं, 3 भरी हुई है, एक आपका अध्यक्ष। केवल 4 सीटें ही हैं जिन पर काम हो रहा है, 4 सीटें अभी क्या है, खाली हैं। बिल्कुल पूर्ति सही कह रहे हैं। दीपक पूर्ति जी जो हैं वो अभी कौन है, दीपक पूर्ति जी अभी कौन है, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के हैं, अध्यक्ष हैं। तो आप ध्यान रखना, हर राज्य के विशेष के आप कुछ नहीं करना, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको खोलो, उसमें कमीशंस में जाओ और वहां आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर पॉइंट को। तो आपके यहाँ सदस्य संख्या राजस्थान में क्या है, 8 है, पहले 3 थी, कब बढ़ाई गई, 8 सदस्य संख्या कब की गई, 8 सदस्य संख्या कब की गई, 2011 में की गई। अच्छा मुझे ये बताओ प्रथम अध्यक्ष कौन था, आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, बताओ प्रथम अध्यक्ष कौन था, पहला अध्यक्ष कौन था, पहला अध्यक्ष कौन था। दीपक मैंने कहा ना हरियाणा है, पंजाब है, इस स्टेट का मैंने चेक नहीं किया, ठीक है ना, मैंने चेक नहीं किया है तो वो आप ही को देखना पड़ेगा, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो या अन्य भी किसी स्टेट का होता है तो वो आपको खुद को ही चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल एस के घोष है, एस के घोष, एस के घोष, बिल्कुल सबसे पहले जो कौन थे वो एस के घोष थे, पहले अध्यक्ष तो जो थे वो एस के घोष थे। अभी ठीक है, अभी जो है वो आपके दीपक जी हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। एम के नहीं है, एम के नहीं है, एम के क्यों कर रहे हो, पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अच्छा एक प्रश्न और मैं आपसे डिस्कस यही कर लेती हूँ, जब सदस्यों की बात हो ही रही है, अभी तक महिला अध्यक्ष कितनी बनी है बच्चों, आरपीएससी में महिला अध्यक्ष कितनी है बताओ, वर्तमान में अगर वर्तमान से लेकर अब तक टोटल कितनी बनी है, तो अभी से लेकर अब हम बात करते हैं तो कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, ठीक है ना, कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। महिला सदस्य, तो हमारे यहाँ महिला सदस्य कितनी रही हैं, अगर मैं बात करूं तो अभी एक वर्तमान में है राजकुमारी गुजर, उनको जोड़ते हुए कितने हैं, 3 हैं। महिला अध्यक्ष एक भी नहीं है, आरपीएससी में आज तक कोई नहीं बनी है, परंतु महिला सदस्य कितनी रह चुकी हैं, 3 रह चुकी हैं, ठीक है, महिला सदस्य कितनी रह चुकी हैं, 3 में से 2 तो रह चुकी हैं और एक जो है अभी भी वर्तमान में है, ठीक है। एक तो जो है आपकी कांता जी थी, एक आपकी कमला भील, एक थी कमला भील, और अभी जो वर्तमान में है वो है राजकुमारी गुजर, राजकुमारी गुजर, ये 3 हैं। ये इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और ये अभी वर्तमान में है जून 2020 के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना थोड़ी सी इस बात को। महिला विशेष क्या मालूम एग्जाम में प्रश्न पूछ ले। तो चलो सदस्य संख्या क्लियर हो गई, हर राज्य में लोक सेवा आयोग होगा 315 के आधार पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दूसरी बात, सदस्य संख्या जो है वो राज्य में राज्यपाल तय करेगा, हमारे राजस्थान में 1+2 3 है और 2011 में इनकी संख्या बढ़ाकर 1+7 8 कर दी गई। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। चलो अब हम बात कर लेते हैं योग्यता की, अब हम किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, योग्यता की। तो मुझे बताओ आरपीएससी की अगर मैं योग्यता की बात करूं तो आपको 316 में मिलेगा, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर मैं योग्यता विशेष की बात करती हूँ तो योग्यता में एक ही बात को ध्यान रखना है, बस एक ही बात को। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, हरियाणा वाला देखना पड़ेगा आपको ऑफिशियल साइट पर। यहाँ देखो, अब देखो अगर किसी भी राज्य है, किसी भी राज्य में तो एक योग्यता लिख दी, बिल्कुल विकास जी सही कह रहे हैं, पर एक बात ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है कि आधे सदस्य यथासंभव, इसका मतलब क्या है, आधे सदस्य या आधे से कम हो सकते हैं, ठीक है ना। आधे सदस्य जो होंगे उन्हें 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए, 10 वर्षों का क्या होना चाहिए, प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं 7 हैं, मतलब 8 सदस्य हैं
तो 8 में से 4 या फिर 3 या 2 को क्या होना चाहिए, 10 वर्षों से अधिक प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अब आप पूछो मैडम बाकी 8 में से 4 को तो मान लो कर दिया, बाकी चार कौन होंगे, इसका निर्धारण हमारा संविधान नहीं कर रहा, उस राज्य की सरकार द्वारा किया जाएगा कि बाकी 4 सदस्य किसे बिठाया जाए। मतलब आधे सदस्यों की योग्यता है, परंतु आधे सदस्यों की योग्यता के लिए हमारा संविधान जो है वो क्या है बच्चों, मौन है, जो कि आप कभी नहीं रहते। ठीक है, आधे सदस्यों के लिए साफ कहा 10 वर्षों के लिए प्रशासनिक अनुभव होने चाहिए, 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, और आधे सदस्य, ठीक है, आधे सदस्यों के लिए योग्यता के लिए हमारा संविधान क्या है, मौन है। यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो योग्यता की बात हो गई, इस योग्यता के बाद हम बात कर लेते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति अनुच्छेद 316 में नियुक्ति है, और नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। क्या नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की आवश्यकता है? हाँ ना में जवाब दो। क्या नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की आवश्यकता है? क्या नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की आवश्यकता होगी? हाँ या ना में ही जवाब दे देना बस। तो देखो नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल राज्यपाल ही नियुक्त करेगा, उस नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी आप कुछ आयोग पढ़ते ना, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, हमने कल पढ़े थे, उन सब में क्या था, कॉलेजियम कॉलेजियम कॉलेजियम। पर यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ कॉलेजियम नहीं होगा, केवल राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अनुच्छेद 16 का पहला और पहले में क्या, एक बात लिखी हुई है, इस आर्टिकल को थोड़ा सा गौर से देख लेना। इसमें यह कहा है कि राज्यपाल कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। अगर राज्यपाल को लगे, अगर राज्यपाल को लगता है कि जो भी वर्तमान अध्यक्ष है, या फिर मान लो वर्तमान अध्यक्ष अनुपस्थित हो, कार्य करने में सक्षम नहीं हो, तो एक तरह से टेम्पररी, एक सामान्य रूप में देखा जाए तो काम करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल कर सकता है। आर्टिकल कौन सा है, 316 का पहले का क, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? नियुक्ति विशेष में पॉइंट। अच्छा, नियुक्ति विशेष के अलावा भी एक बात ध्यान रखना, वो चलो कार्यकाल में डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति हो गया, अब मान लो आपने नियुक्ति कर ली, आरपीएससी जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी आपने क्या कर ली, नियुक्ति कर ली। तो अब बात कर लेते हैं कार्यकाल की। तो बताओ इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। पहली बात तो ये आती है कि कार्यकाल आपको मिलेगा कहाँ, 216 के सब क्लॉज 2 में, अनुच्छेद 216 के सब क्लॉज 2 में किसका उल्लेख, कार्यकाल का। बिल्कुल सही कहा, किसने कहा है, लोकेश जी ने बिल्कुल सही कहा, कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। इन्होंने कितना कहा था, 65 कहा था क्या? बिल्कुल नहीं लोकेश जी, 6 वर्ष और 62, 62, ठीक है, 62 वर्ष आयु होनी चाहिए। दिनेश प्रजापति जी ने सही कहा है, ठीक है। तो कार्यकाल कितना, 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। कुछ चीजें ध्यान रखना, और चीजों में पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, आपके यहाँ अगर कोई सदस्य, पॉइंट को ध्यान रखना, अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष जो है वह पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता। ये बात आपको लगभग आयोगों में मिलती है, जितने भी आयोग है ना, उन लगभग सभी आयोगों में ये बात मिलती है कि पुनः नियुक्ति नहीं होगी। मतलब सदस्य है, सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया तो वो वापस नियुक्त नहीं हो सकते, सदस्य के रूप में तो नहीं होंगे। अगर अध्यक्ष है, कार्यकाल पूरा हो गया तो आप उन्हें वापस नियुक्त नहीं कर सकते। ये एक विशेष बात है, ठीक है। पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी, पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी, परंतु अब बात ध्यान से सुनना, परंतु सदस्य को अध्यक्ष बना सकते हो। सदस्य जो है वो अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है ना। सदस्य क्या कर सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। मनोज मेरी स्पीड इसलिए थोड़ी सी तेज है क्योंकि मैं ये सारे प्रावधान लगभग यूपीएससी में भी समझा चुकी हूँ। हमने यूपीएससी में भी अच्छे से चर्चा करी थी इनकी, ठीक है ना। तो मैं एक उम्मीद करती हूँ कि यूपीएससी जिन्होंने पढ़ा है ना, जिन्होंने, मैंने अगर यूपीएससी जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उसको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मतलब यूपीएससी को जस्ट कॉपी कर रही हूँ मैं एक तरह से, ठीक है ना।
आराम से पढ़ा रही हूँ राजू राम जी, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्लास को 1.5 घंटा भी खींच सकती हूँ, 2 घंटे भी खींच सकती हूँ, कहाँ फर्क पड़ना है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मुझे आपको से कैसे लगता है कि मुझे जल्दी है? चलो मैं और धीरे धीरे पढ़ाती हूँ, चलो सुन लो आगे। जो कार्यकाल 6 और 62 वर्ष, पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उन्हें पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, परंतु सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो सदस्य ने अपना कार्यकाल 4 वर्ष पूरा किया, ठीक है भाई, अगर सदस्य का कार्यकाल, अगर सदस्य अध्यक्ष बना, ये ध्यान रखना, चलो ये बैठेगा पॉइंट। अगर कोई सदस्य अध्यक्ष बनता है तो अध्यक्ष के रूप में 6 वर्ष अलग कार्यकाल पूरा करेगा और सदस्य के रूप में 6 वर्ष कार्यकाल अलग पूरा करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार सदस्य बन गया, मान लो 4 साल तो सदस्य रहा, फिर उसको हमने अध्यक्ष बना दिया, तो 4 साल तो सदस्य रहा, तो अध्यक्ष के रूप में 2 साल और करेगा, क्योंकि टोटल जो है, क्योंकि जो टोटल है वो कितना, 6 ही तो है। ऐसा नहीं होगा, यह भी 6 वर्ष के पद पर काम करेगा और अगर अध्यक्ष बन जाएगा तो भी 6 वर्ष के ऊपर ही काम करेगा। मान लो 4 वर्ष ही पूरे हुए उसके, तो जब वह अध्यक्ष बनेगा तो वापस उसका कितना हो जाएगा, 6 वर्ष ही हो जाएगा। मेरा मतलब समझाने का समझ गए क्या? अगर कोई भी अध्यक्ष सदस्य अध्यक्ष बनता है, अगर सदस्य अध्यक्ष बनेगा तो वह पुनः 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए ही अध्यक्ष नियुक्त होगा। वो अलग बात है अगर उसकी सेवानिवृत्ति जो है, मान लो कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में अध्यक्ष बना, तो भाई वो अलग बात है कि जैसे उसकी 62 होगी उसको जाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। पर अगर उसके पास समय है, ठीक है, अगर समय है तो अध्यक्ष में भी 6 वर्ष रह सकता है और सदस्य के पद पर भी 6 वर्ष रह सकता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? चलो पुनः नियुक्ति हो गई। अब बात करते हैं, कार्यकाल हो गया आपका, कार्यकाल के बाद तनख्वाह दे देते हैं, वेतन। तो वेतन मिलेगा अनुच्छेद 322 में। वेतन कहाँ से मिलेगा? अनुच्छेद 322 में। इसमें साफ साफ लिखा है कि राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। राज्य की कहाँ से दिया जाएगा? संचित निधि से वेतन दिया जाएगा, ठीक है, राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। एक बात इसमें और ध्यान रखना, हालांकि इस अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, इस अनुच्छेद में नहीं है, अलग से लिखा है, और वो क्या लिखा है कि पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद पे रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है? पद पे रहते हुए, ठीक है, पद पे रहते हुए वेतन में कटौती नहीं होगी। पद पे रहते हुए वेतन में कटौती नहीं होगी। रुचिका गलत समझे, मैं इतनी देर से क्या समझा रही थी, ठीक है, हार भारित होता है, संचित निधि पर भारित होता है, आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने उसमें भी भारित ही पढ़ाया था, ये भी भारित ही होता है, साफ लिखा है भारित होता है। रुचिका जी मैंने ये पढ़ाया है 6 वर्ष, अगर सदस्य के रूप में 6 वर्ष रहा, जो 6 पूरा हो गया, और जब अध्यक्ष बनेगा ना तब भी वो 6 वर्ष ही पूरा होगा, उसका ही ध्यान रखना। मतलब दोनों को अलग अलग मिलेगा, थोड़ा सा आप रिवाइंड करके देख लो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? पद पे रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन, पद पे रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर? वेतन दे दिया। अब पूछ लेते हैं, अगर ये त्याग पत्र दे तो, अगर त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र का उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद 316 में। त्याग पत्र का उल्लेख मिलेगा 316 में, और त्याग पत्र जो है वह राज्य या आपकी आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष और सदस्य किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। त्याग पत्र कहाँ? 316। अबे मत कहना मैडम कहाँ बीच में 316, कभी 322 ला रहे हो, ठीक है ना, तो समझ रहे हो ना मेरी पॉइंट को। तो कार्यकाल, त्याग पत्र। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा कर लेते हैं, वो है पद से हटाना। पद से हटाना। अब पद से हटाने के लिए अनुच्छेद तो है 317, पद से हटाने के लिए है 317, ठीक है, 317। अब 317 की बात करते हैं, तो पद से हटाने के लिए जो 317 है, मुझे बताओ पद से कौन हटाएगा? आरपीएससी, ठीक है, आरपीएससी
के अध्यक्ष, राजस्थान या राज्यों के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से कौन हटाता है? मेरा प्रश्न है कौन हटाता है, बताओ। कौन हटाता है? क्या बात है, सब होशियार हो। सतवीर जी, भारित होना मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कक्षा में। 317, देखो मेरी बात को समझना, क्या कहा है? पद से हटाने में सबसे पहली बात क्या कही गई? कदाचार के आधार पर, ध्यान से सुनना, कदाचार के आधार पर, कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच से, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के द्वारा राष्ट्रपति से या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। बात बड़ी ही गंभीर है। ये गंभीर कैसे है? राज्य में है, अधिकार बच्चे सोचते हैं राज्य के, राज्यपाल के पास, नहीं बच्चों, यहाँ हटाने की बात है। देखो त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, परंतु हटाने की बात आएगी तो कदाचार के आधार पर, कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की जांच से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। ये बात सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनना, कदाचार की परिभाषा पूरे संविधान में कहीं भी नहीं है, केवल अनुच्छेद 317 में है। कदाचार की जो परिभाषा की बात है, कदाचार परिभाषा में क्या है? अगर यह व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीद ले या किसी भी कंपनी में भागीदार हो जाए, मतलब प्रॉफिट का, लाभ का भागीदार हो जाए, शेयर परचेज कर ले, तो वो क्या होगा? कदाचार होगा। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है आपके, राष्ट्रपति है आपके, हाई कोर्ट है, इन सबको हटाया तो जाएगा, इन सबको हटाया तो जाएगा, कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा, पर कहीं भी कदाचार की व्याख्या नहीं की हुई। केवल और केवल जो कदाचार की परिभाषा, कदाचार की व्याख्या जो है वो अनुच्छेद 317 में ही उल्लेखित है। मयंक जी, 317 में केवल कदाचार की बात की हुई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कदाचार के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने वाली क्या बात है? वो ये बात है कि अगर व्यक्ति दिवालिया हो, व्यक्ति क्या हो? दिवालिया हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर व्यक्ति कहीं भी बाहर से वेतन प्राप्त कर रहा हो। तीसरी बात, अगर व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप में, मानसिक या शारीरिक रूप में असमर्थ हो, ठीक है, दिवालिया हो, बाहर से वेतन प्राप्त कर रहा हो या शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ हो, सक्षम नहीं हो, इसके आधार पर, इनके आधार पर हटाया तो जाएगा, परंतु बिना सुप्रीम कोर्ट के जांच के, बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के सीधा राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। यहाँ तो पॉइंट क्लियर? पहली बात, दिवालिया, बाहर से वेतन प्राप्त हो रहा हो या मानसिक या शारीरिक रूप में, मानसिक या शारीरिक रूप में सीधा राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है ना, सीधा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से पूछा नहीं जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से पूछा नहीं जाएगा। वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई इश्यू नहीं है। चलो आगे देखो, वॉइस क्लियर है ना? हाँ ना में जवाब दो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अब ये बात क्लियर हो गई तो इसमें आपको एक और चौथी बात पे ध्यान क्या रखना है, और चौथी बात ये है कि राज्यपाल, राज्यपाल, अब ध्यान से सुनना, हटा राष्ट्रपति रहा है, हटा राष्ट्रपति रहा है, ठीक है ना, हटा राष्ट्रपति रहा है, परंतु जांच के दौरान अगर उस अधिकारी को निलंबित करने की बात आए, अगर उस अधिकारी को निलंबित करने की बात आए तो राज्य में निलंबित कौन करेगा? राज्य में निलंबित राज्यपाल करता है। ध्यान से सुनना, निलंबित राज्यपाल करेगा, परंतु हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर? ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर, समझ में आया? पद से हटाने की विशेष की बात को हम कहां तक चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो, पद से हटा दिया,
पद से हटाने के बाद में अब हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, जो आपका आर्टिकल 319 आर्टिकल है 319। देखो आर्टिकल 319 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 319 साफ कह रहा है कि अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य व केंद्र सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। ये बात आप सबको पता है, जहां तक मुझे पता है ये सबको पता है। क्या है? अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य व केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाभ का पद धारण करते हैं। ठीक है ना मनप्रीत जी? बाकी सभी जगह आवाज क्लियर है? आपके मोबाइल को उसको थोड़ा सा चेक कर लो, बाकी सब बच्चों को आवाज क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर? अध्यक्ष व सदस्यों को सेवानिवृत्त होने के बाद वह कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते 319 के आधार पर। चलो अब हमने जहां तक हो सकता है नियुक्ति देख ली। ठीक है, नियुक्ति देख ली, आपके कार्यकाल देख लिया, योग्यता देख ली, त्यागपत्र देख लिया, वेतन देख लिया। क्या बच गया? कार्य बच गया। देखो क्या बच गया? कार्य बच गया। तो मुझे बताओ इनका काम क्या होता है? काम क्या है? अगर हम कार्य की बात करें, ठीक है ना, अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य विशेष में अगर हम बात करें तो ये भर्ती करवाता है एक तरह से। क्या करेगा? कार्य में हम बात करें तो भर्ती करवाता है। भर्ती में क्या क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, आरपीएससी क्या क्या काम करती है भर्ती करवाने में? भर्ती करवाने में भी क्या क्या करेगी? विज्ञप्ति जारी करेगी। ठीक है, विज्ञप्ति जारी करने के बाद आपके आवेदन पत्र मतलब एडमिट कार्ड जारी करती है। ठीक है, और क्या क्या करेगी? टाइम टेबल बताती है कि कब किस तारीख को होगा। ठीक है ना, कब किस तारीख को होगा, और परिणाम घोषित करती है। और क्या करती है? परिणाम घोषित करती है। तो एक तरह से भर्ती करवाने में क्या क्या आएगा? भर्ती करवाती है, भर्ती करवाने में विज्ञप्ति जारी कर लेगी, विज्ञप्ति जारी करवाने के बाद आवेदन पत्र करती है। ठीक है, आवेदन पत्र, टाइम टेबल, ठीक है, आवेदन पत्र, टाइम टेबल, आपके यहाँ परिणाम घोषित करती है। यहाँ तक कि अगर परीक्षा आयोजित करवाने की बात आए ना, तो परीक्षा भी आयोजित कौन करवाती है? आपकी आरपीएससी ही करवाती है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आयोजित परीक्षा आयोजित करवा के उनके परिणाम भी घोषित कौन करेगी? आरपीएससी करती है। अब बात को ध्यान से सुनना, अगली जो बात बताने जा रही हूँ वो यह है, ये जो सारे काम है वो आरपीएससी नहीं करेगी, आरपीएससी परामर्श देगी। ध्यान से सुनना, आरपीएससी द्वारा सरकार को परामर्श दी जाएंगी, या कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग है ना, जितनी भी राज्य लोक सेवा आयोग है, उन सभी राज्य लोक सेवा आयोग में सरकार को क्या देती है बच्चों? यह सरकार को क्या देगी? यह सरकार को परामर्श देती है। यह सरकार को क्या देगी? परामर्श देगी। अब किन किन मामलों में परामर्श देगी? अगर हम देखें तो किन किन मामलों में परामर्श देगी? तो परामर्श में सबसे पहली परामर्श होगी भर्ती करवाने के तरीके। भर्तियां होती है ना अलग अलग जो भर्तियां हैं, ठीक है ना, अलग अलग जो भर्तियां हैं उन भर्तियों को करवाने का क्या तरीका हो सकता है। ठीक है ना, भर्तियों को करवाने का क्या तरीका हो सकता है, पहली बात। दूसरी क्या है? भर्ती करवाने के तरीके, और क्या कह सकते हो? अनुशासनात्मक कार्यवाही करती है। अगर किसी सदस्य को, अगर कोई सदस्य कोई गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया, या कह सकते हैं कि कुछ भी गलत किया, तो उसने संवैधानिक रूप में या अपने कार्य क्षेत्र से बाहर होकर काम किया या नहीं किया, उसे हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक कार्यवाही
ठीक है ना, किसी के खिलाफ अगर की जाती है तो उसमें ये परामर्श देता है कि उसने सही किया है या गलत किया है। यहां तक बात को ध्यान रखना। पदोन्नति, पदोन्नति में परामर्श देती है। पदोन्नति खुद नहीं करेगी, ध्यान से सुनना, पदोन्नति जो है वो खुद नहीं करेगी। पदोन्नति में तो केवल और केवल वह क्या देगी, परामर्श देगी। पदोन्नति में जो है वो केवल और केवल जो है वो परामर्श देगी। अब देखना, पदोन्नति के बाद हम बात करते हैं, तो आप यूं कह सकते हैं, एक सेवा का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक सेवा का दूसरी सेवा में, एक सेवा का दूसरी सेवा में हस्तांतरण, ट्रांसफर, यूं लिख सकते हो, एक सेवा का दूसरी सेवा में ट्रांसफर। ये शायद मैंने आपको पहले भी समझाया था, यूपीएससी वाले में भी मैंने इस पॉइंट पर ध्यान दिया था, क्योंकि जब वो शक्तियां लिखता है ना, तो उन शक्तियों में जब ये लिखेगा ना, एक सेवा का दूसरी सेवा में ट्रांसफर करवाना, तो करवाने के लिए बिल्कुल करती तो सरकार है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये जितने भी काम है ना वो करेगी तो सरकार, परंतु करने के लिए परामर्श कौन देगी उसको, राज्य की लोक सेवा आयोग, या आप कह सकते हैं आरपीएससी। एक सेवा में मैंने पहले भी बताया था ना यूपीएससी में भी, कि मान लो अगर पटवारी, बुरा मत मानना जो पटवारी वाले बच्चे हैं, जो अगर पटवारी की एग्जाम है, हुई लग गए पटवारी, उसके थोड़े समय बाद में ये पता चलता है कि अभी हमें पटवारी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमें पटवारी की कोई आवश्यकता नहीं है, पटवारी हटा दिए। अब पटवारी आगे तो नहीं होंगे, पटवारी की एग्जाम आगे तो नहीं होगी, ठीक है, अब पटवारी की एग्जाम आगे तो नहीं होंगे, पर पहले तो है ही ना, अभी तो हो ही रखे। उन पटवारियों का क्या करें, तो क्या कहा कि उन पटवारियों विशेष के लिए हम क्या कर सकते हैं, जोया जी अजमेर में है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, ठीक है ना। तो अगर मैं पटवारी विशेष, पटवारी को तो मैंने खत्म कर दिया, पटवारी आगे तो नहीं आएंगे पर अभी तो है, उन पटवारियों का क्या करेंगे, हम उनकी योग्यता देखेंगे, उनका काम देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके आधार पर उन्हें दूसरे विभाग में या दूसरी सेवाओं में हस्तांतरण कर देंगे। ये तो हो नहीं सकता कि भाई पटवारी है, आपका पटवारी विभाग हमने बंद कर दिया, अब अपने अपने घर जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। उन्हें किसी दूसरे विभाग में, दूसरी सेवाओं में कार्य दिया जाएगा उनकी योग्यता के आधार पर, ठीक है। चलो एक बात और क्या ध्यान रखनी है, अगर सेवा के दौरान, मतलब काम करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाता है, सेवा मतलब कार्य करने के दौरान, कार्य करने के दौरान मान लो कोई कॉलेज लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर पढ़ा रहा था, पंखा उसके ऊपर आके गिर गया, ठीक है, तो सेवा मतलब काम करते दौरान, ऑन ड्यूटी, ठीक है ना, ऑन ड्यूटी अगर कोई काम कर रहा है तो उसको नुकसान हुआ, ऑन ड्यूटी रहते हुए उसको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की क्षतिपूर्ति में उसे पैसे दिए जाएं, या उसे किसी अन्य विभाग में ट्रांसफर किया जाए, या उसके लिए क्या प्रावधान किया जाए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी परामर्श कौन देगी, परामर्श आपकी आरपीएससी देगी। और करेगी कौन, करेगी सरकार, बस परामर्श कौन देगी, आरपीएससी। एक बात और ध्यान रखना, सेवा पर रहते हुए, सेवा पे रहते हुए मान लो पटवारी हो, ठीक है, अब आप किसी अपने काम से गए और आपको क्या किया, गांव के लोगों ने पीट लिया, अब आप अपना काम कर रहे थे, ठीक है ना, आप अपना क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, अब काम कर रहे थे, आप तो सरकार का काम कर रहे थे, उसी विरोध में गांव वालों ने आप पर हाथ उठा लिया, तो सेवा के दौरान अगर आपके ऊपर, आप किसी पर विधिक कार्यवाही करते हैं, तो उस विधिक कार्यवाही में जो खर्चा होगा या विधिक कार्यवाही में जो आपके लिए सरकार है मदद कर सकती है, वो मदद उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। तो उपलब्ध क्या, मदद में क्या उपलब्ध करवाया जाए, अगर कोई विधिक कार्यवाही अगर किसी लोक सेवक के ऊपर हो रही है, ठीक है ना, अगर कोई लोक सेवक के ऊपर कोई विधिक कार्यवाही हो रही है, इसमें ये मत सोच लेना कल को आप रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, कोई पटवारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए और आप कहो कि उसने, उसके ऊपर केस लग गया तो सरकार मदद करेगी उसकी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा, लोक सेवक अगर अपने कर्तव्यों का उचित रूप में पालन कर रहा है, उस दौरान अगर कुछ गलत हो जाए और उसके बिहाफ पर अगर कोई विधिक कार्यवाही की जाए, तो उस विधिक कार्यवाही में सरकार जो है वो पूरी मदद करेगी, और सरकार उस व्यक्ति को क्या मदद उपलब्ध कराएगी, इसकी परामर्श कौन देगी, आपकी आरपीएससी देगी, इसकी परामर्श कौन देगी, आरपीएससी देगी। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो ये उसके क्या हो गए, कार्य हो गए।
अब कार्यों के बारे में मैं आपसे दो चीजें और डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी पहली बात तो आपसे ये है, क्या इन कार्यों में कमी की जा सकती है क्या? ये जो कार्य है, क्या इन कार्यों में कमी की जा सकती है क्या? तो बात ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 320 के आधार पर साफ कहा गया कि आपके आरपीएससी या जो राज्य में लोक सेवा आयोग है उनके कार्यों में कमी की जा सकती है। और कार्यों में कमी जो है वह राज्यपाल विधानसभा में 14 दिन का प्रस्ताव रखने के पश्चात कर सकता है। बात ध्यान से सुनना। अगर राज्य में अगर आपको आयोग के काम में कमी करनी है, अगर आयोग के काम में कमी करनी है तो आप विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराओ। उस प्रस्ताव का 14 दिन होना चाहिए, कम से कम वह प्रस्ताव 14 दिन आपकी विधानसभा में रहना ही चाहिए। 14 दिन विधानसभा में रहने के बाद अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्यपाल के आदेश पर, राज्यपाल के हस्ताक्षर से कार्यों में कमी की जा सकती है। प्रियंका जी, पॉइंट समझे? अगली बात आपको एक समझनी है, वो क्या है? वो है अनुच्छेद 321, सॉरी, ठीक है, अनुच्छेद 321। इसमें साफ कहा गया कि राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करवाकर कार्य में वृद्धि भी कर सकता है। इसका मतलब यूं समझ लो, अगर राज्यपाल जो है, इसका मतलब यूं समझ लो, अगर राज्यपाल जो है, राज्यपाल विधानमंडल में या राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्ताव रखने के बाद राज्य के लोक सेवा आयोग को और अन्य काम भी सौंप सकता है। ठीक है ना भाई? जो कमी करने की बात है ना उसमें 14 दिन रखना जरूरी है, पर जो वृद्धि की बात होना बच्चों ध्यान रखना, जब बढ़ाने की बात होना तब बढ़ाने में कोई समय सीमा नहीं है। अगर विधानमंडल में पारित हो गया, विधानमंडल की अनुमति हो गई तो आप अन्य कार्य भी आयोग को सौंप सकते हो। आयोग जो है वह अन्य कार्य भी कर सकती है। ये उनके कार्यों में वृद्धि की बात हुई। चलो, अनुच्छेद 323 क्या कहता है? अनुच्छेद 323 साफ कहता है कि आपकी जो राज्य लोक सेवा आयोग है, वह अपनी पूरे वर्ष की जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, वह किसे देगा? ध्यान से सुनना, पूरे वर्ष की जो रिपोर्ट है वो किसे देगा? राज्यपाल को देगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने पूरे साल की रिपोर्ट किसे पेश करेगा? राज्यपाल को पेश करता है। पॉइंट क्लियर? हाँ जोया जी, कोई सा भी ऐसा पद नहीं है गवर्नमेंट का जो रिश्वत नहीं लेता, सब रिश्वत लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे होकर एक बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, ऑनलाइन पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कोई रिश्वत नहीं लेता है। आपने कुछ नहीं सुना और मैंने भी कुछ नहीं बोला। ठीक है ना, कोई भी रिश्वत नहीं लेता है, ध्यान से सुनना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। अब शारदा जी, कोई रिश्वत नहीं लेता है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? मैं मेरे शब्दों को वापस लेती हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ, ठीक है ना? विधानमंडल ही है एक तरीके से, आप विधानसभा कह सकते हो। इसमें विधानमंडल मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ साफ वर्णित है, इसके लिए विधानमंडल साफ वर्णित है। आप इसमें भी विधानमंडल जो है वो कर सकते हो, ठीक है? इसमें भी विधानमंडल कर सकते हो, ठीक है? चलो अब चलो, हमारा जो राज्य लोक सेवा आयोग का कंप्लीट है, राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो हमारा कंप्लीट है। जहां तक मेरी कोशिश है मैंने उसमें आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश की है। 2 आयोग और हैं हमारे संवैधानिक, उन्हें और देख लो। नहीं रवि जी, करप्शन चाहे कितना भी लेवल का कैसा ही क्यों ना हो, पर हम यहाँ खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो बात कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग की। देख लो, क्योंकि आपके जो राज्य विशेष में है ना, राज्य में जो संवैधानिक है, ध्यान से सुनना, वो जो आरपीएससी भी पढ़ा है ना वो संविधान में वर्णित है, संवैधानिक है। और यह भी कैसा है? संविधान में है, ठीक है? यह भी कैसा है? संविधान में ही वर्णित है, ठीक है? यह भी संविधान में वर्णित है। और एक पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, वो भी संविधान में वर्णित है, ठीक है ना? वो भी संविधान में वर्णित है।
तो ये तीनों संविधान में वर्णित है। शाम को हम जो पढ़ेंगे वो है एक मानवाधिकार आयोग और एक हम पढ़ेंगे आपका सूचना आयोग। राज्य के पढ़ेंगे दोनों। तो राज्य के जो हम पढ़ेंगे उनमें हम वो गैर संवैधानिक है, उनका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। नहीं मयंक जी, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं उठाना है, ठीक है ना, पहले हमें नौकरी लगना है। मैं एक बात सीधी सी कहती हूँ, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे, इसकी बजाय नौकरी लगो। और नौकरी जब हम लगते हैं, जब हम किसी पद पर होते हैं, तो अगर आप रिश्वत नहीं लेंगे तो शायद हो सकता है आपको देखकर दूसरा भी नहीं ले, ठीक है ना। तो हमें पद पे रहते हुए, ठीक है ना, हमें पद पे रहते हुए कुछ अच्छे कार्य करने हैं। मैं तो इतना कहती हूँ कि आप किसी को सुधारने की बजाय एक ही काम कर लेना, खुद रिश्वत मत लेना। और अगर ऐसे आगे आने वाले अगर ऐसे कितने जाने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पटवारी बनते हैं या कांस्टेबल बनते हैं, अब तो राजस्थान पुलिस भी तो करप्शन में ही आ जाती है, तो जितने भी आप किसी भी पोस्ट पे लगो, आप आरएस बनो, आप पटवारी बनो, आप टीचर बनो, आप पुलिस में लगो, कहीं भी लगो, आप खुद रिश्वत मत लेना। अब सोचो, अगर मैं मेरा ध्यान रखूं, आप अपना ध्यान रखें, तो ऐसे न जाने आगे भर्ती होने वाले सैकड़ों हजारों लोग जो हैं वो रिश्वत नहीं लेंगे, तो अपने आप क्या हो जाएगा, रिश्वत जो है वो खत्म हो जाएगी। और अगर 100 में से एक रिश्वत लेता है तो वो दिखता भी है, वो पकड़ा भी जाता है। और अगर 100 के 100 रिश्वत लेते हैं तो सब आपस में हाथ मिला के रखते हैं। तो इतना सा ध्यान रख लो, खुद मत करना, खुद गड़बड़ मत करना, बस इतना काम बढ़िया है। देखो आगे देखो, हम राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं। तो राज्य वित्त आयोग की हम बात करते हैं तो ये अनुच्छेद आपका 243I और एक है अनुच्छेद 243Y। अब आप कहोगे मैडम आयोगों के तो एक एक ही अनुच्छेद होते हैं, एक एक ही अनुच्छेद होते हैं, आपने तो एक ही आयोग के 2 बता दिए। तो ये इसलिए बता दिए क्योंकि बात को ध्यान से सुनना, ये जो राज्य वित्त आयोग है, यह जो राज्य वित्त आयोग है, यह मूल संविधान में वर्णित नहीं था। यह मूल संविधान में वर्णित नहीं था, इसका मूल संविधान में कोई अस्तित्व नहीं था। मूल संविधान में इसका अस्तित्व नहीं था, तो ये कब पैदा हुआ? तो राज्य जो वित्त आयोग है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 और है 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वें संविधान संशोधन से आई जोड़ दिया और 74वें से हमने क्या जोड़ दिया, वाई जोड़ दिया, ठीक है ना। तो 73वें संविधान संशोधन से आई जोड़ दिया, 74वें संविधान संशोधन से हमने वाई जोड़ दिया। अब हुआ क्या, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की बात करता है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं की बात करता है। 74वां संविधान संशोधन किसकी बात करता है, नगर पालिकाओं की बात करता है, और पंचायती राज की बात 73वां संविधान संशोधन करता है। तो पंचायत के लिए, हालांकि राज्य वित्त आयोग एक ही होगा, ऐसे नहीं है कि मैडम 2 थे क्या, एक ही होगा, पंचायत के भी वही करेगा, नगर पालिकाओं के काम भी वही करेगा, होगा एक ही। बस क्या किया, उनके प्रावधान अलग अलग वर्णित कर दिए, इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आपको अनुच्छेद दोनों ध्यान रखने पड़ेंगे। एग्जामिनर कह दे राज्य वित्त आयोग का गठन, हो सकता है वो आई न देकर आपको वाई दे दे, वाई न देकर आई दे दे। अब बच्चे इतने होशियार होते हैं, वो ये पूछेंगे मैडम दोनों आ जाए तो, आई और वाई दोनों आ जाए तो वहां एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर है ना, अगर ये लिखेगा राज्य वित्त आयोग का गठन किस में वर्णित है, ठीक है, तो वो अगर दोनों लिखेगा ना तो ऑप्शन देगा ए बी दोनों सही। इसमें इतना ध्यान रख लेना, अगर वो यूं लिखे कि पंचायती राज हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन तो होगा आई, नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन वाई, ठीक है। यहां तक ध्यान रख लो कि बात को देखो, मूल संविधान में था नहीं, 73वें से आई जोड़ दिया, 74वें से वाई में पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, इस वित्त आयोग में सदस्य संख्या का वर्णन नहीं किया गया। सदस्य संख्या जो होगी वह राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाएगी। सदस्य संख्या जो होगी वो राज्यपाल के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। अब अगर हम बात करें राजस्थान की, तो हमारे राजस्थान का जो वित्त आयोग है, तो राजस्थान का जो अभी 5वां वित्त आयोग चल रहा है, उस 5वें वित्त आयोग में सदस्य संख्या कितनी है, 3। एक आपका अध्यक्ष, 2 इसके सदस्य हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सदस्य संख्या देखें तो कितनी चल रही है, 3 चल रही है। सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, राज्यपाल तय करता है हर राज्य की,
सदस्य संख्या के बाद में हम बात कर लेते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति कौन करेगा? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्यपाल नियुक्त करेगा। मतलब कार्यकाल कितना होगा बच्चों? कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होगा। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अब मुझे बताओ वेतन, तो वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाएगा। अच्छा, ये त्याग पत्र किसे देंगे? यह त्याग पत्र किसे देंगे? यह त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे। अब बात ध्यान से सुनना, पद से हटाने के लिए किसी भी परंपरा या संविधान में कोई भी व्याख्या नहीं की हुई है। किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाने की न तो संविधान में कोई व्याख्या है और न ही इसका कोई उल्लेख मिलता है। पद से हटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग। पॉइंट यहाँ तक क्लियर? अब आपने मूल रूप में देख लिया। अब एक चीज और देख लेते हैं, ये राज्य वित्त आयोग काम क्या करती है? भाई राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, राज्यपाल करेगा। इनकी सदस्य संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है, जो कि वर्तमान में अभी हमारे यहाँ 3 है। ठीक है, और कार्यकाल 5 वर्ष का है। वेतन राज्य की संचित निधि से मिलता है। ठीक है ना? और वेतन के बाद अगर हम बात करते हैं त्याग पत्र की, तो राज्यपाल को देगा। पद से हटाने के लिए, ठीक है, पद से हटाने के लिए संविधान में कोई व्याख्या नहीं की हुई, कोई व्याख्या नहीं है, कुछ नहीं लिखा, तो इस पर मैं भी कुछ नहीं बता सकती आपको। जिसमें संविधान में ही कुछ नहीं लिखा हुआ तो उस पर अपन बात ही क्या कर सकते हैं? और कोई नियम और अधिनियम कुछ नहीं बना हुआ है। ठीक है ना? हाँ, कोई भी हटा भी नहीं है। अब बस इसका जो काम है वो बिल्कुल सही लिखा है अर्जुन ने। ये कार्य क्या करती है? सिंपल सा काम है, पंचायती व नगर पालिकाओं, पंचायत व नगर पालिकाओं के लिए अनुदान राशि राज्य संचित निधि में निर्धारित करती है। राज्य संचित निधि में निर्धारित करती है। ये ध्यान रखना बस इस बात को। केवल एक काम करेगी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मयंक जी ने तो एकदम शॉर्ट में समझा दिया कि मैडम पैसे की व्यवस्था करती है, फंड की व्यवस्था करेगी, फंड की व्यवस्था करेगी, पैसे की व्यवस्था करेगी। ठीक है ना? कैसे? हमारे यहाँ राज्य में संचित निधि है, उस राज्य की संचित निधि में पंचायत, उस राज्य की संचित निधि में पंचायत को, ठीक है ना, पंचायत को कितने पैसे की आवश्यकता है, कितना हमें उन्हें धन आवंटित करना है, इसकी परामर्श या इसकी जो राशि है वो निर्धारित कौन करती है? राज्य वित्त आयोग। भाई पंचायत को, नगर पालिकाओं को कितना पैसा देना है ये तय कौन करेगी? राज्य वित्त आयोग। फंड की व्यवस्था करती है, बिल्कुल सही लिखा। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना। वित्तीय व्यवस्थाओं को, मतलब वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए या वित्तीय व्यवस्थाओं को सुधार करने के लिए अगर राज्यपाल इन्हें अन्य कोई कार्य भी देता है, राज्यपाल द्वारा यदि कोई अन्य कार्य दिया जाए, राज्यपाल द्वारा इन्हें कोई अन्य कार्य भी दिया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, किसी एग्जाम में पूछा था, एग्जाम में ये पॉइंट था। राज्य वित्त आयोग के आपके 4 पॉइंट, राज्य नहीं निर्वाचन आयोग के लिए पूछा था, निर्वाचन आयोग के लिए पूछा था। और उसमें एक लाइन लिख दी कि राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य भी निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है वो अन्य कार्य नहीं करेगा, राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो अन्य कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना? वो अन्य कार्य बिल्कुल भी नहीं करेगा, परंतु वित्त आयोग में साफ कहा है कि राज्यपाल जो है वो है, अगर वित्त आयोग को अन्य कार्य भी देता है तो वह अन्य कार्य भी करेंगे। तो राज्यपाल राज्य के वित्त आयोग को अन्य कार्य भी दे सकते हैं। राजस्थान में पहला वित्त आयोग गठित हुआ था 1995 में, 5 वर्ष के लिए होता है तो 2000 तक हुआ था।
उस कार्य को कुछ विशेष नाम नहीं दे सकते हम कि उसका वो काम क्या है। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि वित्त आयोग को वो कहेगा कि चुनाव करवा लो, वित्त आयोग को कहेगा काम करो तुम शिक्षकों की भर्ती करवा लो। वित्त आयोग को वो काम देगा जो किससे संबंधित हो, पैसे से संबंधित हो। ठीक है ना अर्जुन, काम वही देगा जो पैसे से संबंधित हो, क्योंकि संविधान में जो है उसमें एक ही कार्य की व्याख्या है। ठीक है ना, कि भाई कैसे पैसे की व्यवस्था की जाए और कैसे राज्य की संचित निधि से पैसा उसको आवंटित हो। अन्य कोई काम मिलेगा ना वो भी पैसे से संबंधित ही होगा। ठीक है ना। अर्जुन जी तदर्थ कार्य बोलते हैं, ये मैंने कहीं संविधान में नहीं पढ़ा, क्योंकि संविधान में ये लाइन लिखी हुई है, बस इतना ही लिखा है। कहीं भी संविधान में तदर्थ कार्यों की व्याख्या नहीं है। अगर कहीं किताब में या किसी ने आपको बताया हो तो एक अलग बात है। मैं संविधान के बाहर थोड़ा कम झांकती हूँ। ठीक है ना, संविधान के बाहर जो व्यवस्थाओं को बहुत कम देखती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट हो तो बात अलग है। बाकी इन्हें तदर्थ कार्य कहा जाता है, मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि मैंने केवल अनुच्छेद में आपके आर्टिकल में संविधान में इतना ही पढ़ा कि राज्यपाल द्वारा अन्य कार्य भी दिए जा सकते हैं जो कार्य वित्तीय सुधार से संबंधित ही होंगे। ये ध्यान रखना, अन्य कार्य में तो क्या बहुत सारे हो जाते हैं फिर काम। ठीक है ना, बहुत सारे काम हो जाएंगे। चलो राजस्थान में पहला 95 से 2000, चलो बताओ प्रथम अध्यक्ष कौन था? केसी गोयल। पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी गोयल। अभी 5वां चल रहा है ना, मतलब खत्म हो गया, चल क्या रहा है? 5वां है 2015 से 20, और 2015 से 20 में अभी अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण। अभी अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण। अब कार्यकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब कार्यकाल मतलब इनका जो काम है वो अब खत्म हो जाएगा, अब नए आएंगे, ये ध्यान रखना। चलो, ये आपका जो वित्त आयोग है वो कंप्लीट है। अच्छा, आपने तदर्थ न्यायाधीश से जोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं है। इन्हें आप तदर्थ की बजाय अतिरिक्त कार्य कह सकते हो अर्जुन जी, पर तदर्थ नहीं कह सकते। ठीक है ना, अतिरिक्त कार्य कह सकते हैं, तदर्थ नहीं कह सकते। चलो, आपका राज्य वित्त आयोग कंप्लीट है, बधाई हो, दूसरा आयोग भी पढ़ लिया आपने, राज्य निर्वाचन आयोग। चलो, छोटे छोटे ये ज्यादा बड़े नहीं है एक्चुअल में। और फिर मैंने आपको केंद्र के आयोग बड़े अच्छे से समझा दिए, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे बच्चों की तरह वो भी पढ़ोगे। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के एंड अनुच्छेद 243 ZA, छोटा सा आयोग है जैसे वित्त आयोग। हाँ रमेश जी, मुझे भी इसलिए ज्योति किरण जो है वो बड़ी अच्छे से याद रह जाती है, उनका भी याद रह जाता है। चलो, 300 मेंबर, काहे के 300 मेंबर? संजय जी किसके बारे में कह रहे हैं 300? हाँ बिल्कुल, 243 के और 243 ZA। ठीक है ना, देखो यहाँ निर्वाचन आयोग, वही सेम कहानी, मूल संविधान में इसकी व्याख्या नहीं की हुई थी। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसे जोड़ा है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो ध्यान से सुनना, 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य में एक निर्वाचन आयोग गठित किया जाएगा, जैसे राजस्थान में है, जैसे यूपी में है, जैसे हरियाणा में है, जैसे बिहार में है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? तो इन दोनों के आधार पर हर राज्य में एक निर्वाचन आयोग गठित होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सदस्य संख्या तो साफ साफ कहा, मुझे बताओ। चलो, इसका प्रश्न मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, राज्य में जो निर्वाचन आयोग है सदस्य कितने होंगे? राज्य में जो निर्वाचन आयोग है सदस्य कितने होंगे, बताओ। बिल्कुल, बात को समझो, यह एक सदस्यीय आयोग है। सदस्य कितने हैं इसमें? एक। यह एक सदस्यीय आयोग है, वर्तमान में भी है और पहले भी, मतलब 1900 आप ये कह सकते हैं 92 के बाद में जो आपने आयोग स्थापित किया था, राजस्थान में 94 में हुआ था। ठीक है ना, राजस्थान में 94 में हुआ था, तो 94 में हमने आयोग स्थापित किया था ना, तो उस आयोग में तब से लेकर अब तक एक सदस्य ही है। और हर राज्य में ये यूं मान के चलो,
हर राज्य में जो है वो एक का ही वर्णन है, संविधान में लिखा हुआ है यह एक सदस्यीय आयोग होगा। चलो, एक सदस्यीय आयोग होगा तो बताओ जरा इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इस राज्य निर्वाचन आयोग जो होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ठीक है, बिल्कुल, केवल निर्वाचन आयुक्त होता है, उसे आप मुख्य या अन्य नहीं कह सकते। ठीक है ना? नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। चलो बताओ योग्यता क्या होगी? योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता के लिए लिख दिया भारतीय सेवा के अधिकारी। भारतीय सेवा के अधिकारी, इन शॉर्ट आप कह सकते हो आईएएस अधिकारी। इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो? आईएएस अधिकारी। तो योग्यता के लिए क्या कहा? भारतीय सेवा के अधिकारी, या आप कह सकते हो आईएएस। वो क्या है इनकी योग्यता। चलो बात करते हैं कार्यकाल की। तो ध्यान से सुनना, संविधान में कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया था। संविधान में कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया। कार्यकाल जो है वह हर राज्य, या कह सकते हैं जो कार्यकाल का निर्धारण है वो हर राज्य का राज्यपाल करेगा। ध्यान से सुनना, कार्यकाल का निर्धारण संविधान में नहीं लिखा हुआ इतना होगा, संविधान में नहीं लिखा हुआ। संविधान में ये लिख दिया जिस राज्य को जैसा सही लगे उतना कार्यकाल कर लो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, जितनी मर्जी हो उतना कर लो। उस आधार पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ राजस्थान में कितना कर रखा है कार्यकाल? 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले हो जाए। 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले हो जाए। तो कार्यकाल का निर्धारण जो है वो हर राज्य की राज्यपाल अलग अलग करती है। कार्यकाल का निर्धारण हर राज्य की राज्यपाल जो है वो अलग अलग करेगी। योग्यता में आईएएस अधिकारी होना चाहिए। ठीक है ना? योग्यता में क्या होगा? आईएएस अधिकारी होगा। और आईएएस अधिकारी विशेष की अगर हम बात करते हैं तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है? कार्यकाल के बाद वेतन। कार्यकाल के बाद जब वेतन की बात करते हैं तो वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि से प्राप्त करता है। वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त करेगा। त्यागपत्र किसे देगा? त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। ठीक है ना? संजय शर्मा जी, हम तो धीरे ही बोल रहे हैं, तेज तो हम चलते ही नहीं है। नहीं मयंक जी, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल गलत हैं। ऐसा गलती से भी मत करना प्लीज। मेरे पढ़ाए हुए पे पूरे पे पानी फेर दोगे अगर आप यह कह रहे हो कि मैडम अगर ऑप्शन में राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत आ जाए तो हम उसको टिक कर सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, प्लीज ऐसी गलती मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि अब बात को समझना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, और हटाने का मतलब राज्यपाल की जब मर्जी हो तब हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का खास मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत का खास मतलब ये है कि राज्यपाल की परमिशन से ही हटाया जाए, परंतु निर्वाचन आयोग राज्यपाल की परमिशन से नहीं हटाया जाता। प्लीज मयंक जी ऐसी गलती न करें। ठीक है ना? ऐसी गलती ना करें। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत को प्लीज टिक मत करना। मुझे लग रहा है ये तो शुक्र है मयंक जी ने पूछ लिया, अगर मयंक जी पूछते नहीं तो एग्जाम में आ जाता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत और वो टिक करके आ जाते, और उस वक्त फिर मुझे यूं लगता है कि मैं बच्चों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाई। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर मेरी बात को? मयंक जी समझ रहे हैं तो हाँ ना में तो जवाब दीजिए कम से कम, कि आप सुन तो रहे ना, पता चले आप गलत बात को ही पकड़ के बैठ गए। अरे रुचिका जी, मैं यही तो कह रही हूँ, राज्यपाल अपनी मनमर्जी से नहीं हटा सकता, इसीलिए तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है वो सही जवाब नहीं होगा। राज्यपाल जो है वो कार्यकाल निर्धारित करता है, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, परंतु राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत किसी कीमत पे नहीं है। ठीक है ना? अब मैं तो करके आ जाता, मुझे पता है अर्जुन जी, इसलिए अगर कोई डाउटफुल चीजें रहती है, अगर काम का पॉइंट होता है तो उसको मैं पकड़ के डिस्कस करती हूँ। ठीक है ना? तो मैं उसको पकड़ के डिस्कस करूंगी। प्लीज मुझे आपको अच्छे से और समझाना पड़ेगा, मैं धीरे धीरे समझाऊंगी।
गलती मत करना प्लीज। ठीक है, राज्यपाल संख्या का निर्धारण करता है, राज्यपाल कार्यकाल का निर्धारण करता है। पर राजस्थान में कार्यकाल हमने तय कर लिया, वैसे ही हर राज्य में राज्यपाल कार्य का अलग अलग निर्धारण करता है। हो सकता है पंजाब में 4 वर्ष हो सकता है आपके हरियाणा में 6 वर्ष हो। एक उदाहरण है, मैं क्या बता रही हूँ, एक उदाहरण बता रही हूँ, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में हमने पढ़ा 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, ठीक है ना। अब देखो आप सोचोगे मैम राज्य में सब में 62 है क्या, यहाँ 62 नहीं है, 5 और 65 मिलेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ कितना मिलेगा, 5 और 65 वर्ष आयु। त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। अब मनोज है क्या अभी कक्षा में, मनोज करके एक बच्चा है, शांति से पढ़ रहा होगा, नोट्स बना रहा होगा। पद से हटाना, एक बच्चा है मनोज है क्या कक्षा में, मुझे हाँ ना की उपस्थिति दे। हाँ बिल्कुल, एक बार नियुक्त होने के बाद या तो 5 साल करेगा या 65 वर्ष तक जो आयु मतलब जो पहले हो जाए। इसमें अगर बीच में पद से हटाना पड़े ना, अगर बीच में पद से हटाना पड़े तो क्या करना है, ठीक है ना। अगर बीच में मनोज यही है क्या पता नहीं, एक बच्चा और मनोज था, उन्होंने प्रश्न पूछा था। उस बच्चे ने पूछा था कि मैम राज्य का निर्वाचन आयुक्त त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मतलब उसने ऐसा कहा कि मैंने पढ़ा है, आपने बेटा गलत पढ़ा है या आपने थोड़ा सा तरीका गलत पढ़ लिया। मेरी बात को समझना। राज्य के निर्वाचन आयुक्त, ध्यान से सुनना बच्चों, पटवारी हो चाहे कांस्टेबल हो, किसी भी लेवल का बच्चा हो, उसमें ये एग्जाम में प्रश्न बहुत अच्छा बन सकता है और बच्चा 100% गलती करता है। ध्यान से सुनना। पद से हटाना, तो पद से उस प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उस प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो आपके राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होंगे, ध्यान से सुनना, राज्य के जो चुनाव आयुक्त या जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसे संसद के समावेदन से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो वो जो बच्चा था अर्जुन जी, महाभियोग शब्द का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है ना। महाभियोग का स्पष्ट वर्णन नहीं किया हुआ, पुराने जो टॉपिक्स है उनमें एक बार देख लेना। महाभियोग की मैंने अच्छे से डिटेल में चर्चा की है। हाँ बिल्कुल मयंक जी, आप सही कह रहे हैं, वही एक बच्चा था, उसने प्रश्न पूछा था कि निर्वाचन आयोग तो जो अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो त्यागपत्र राज्यपाल को ही देगा, ठीक है ना। त्यागपत्र राज्यपाल को ही देगा, परंतु पद से हटाने की बात आएगी तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हटाया जाएगा। जिस प्रकार देखो लाइन जो लिखी हुई है वो लाइन क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार हटाया जाएगा, जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा उसी प्रकार चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। अब चुनाव आयुक्त को कैसे हटाते हैं, मतलब इसको कैसे हटाते हैं, इसको हटाते हैं संसद से पूछकर राष्ट्रपति के द्वारा। अब जो बच्चा महाभियोग शब्द काम में लेता है ना, ठीक है ना, अब अगर कोई बच्चा महाभियोग शब्द काम में लेता है तो बेटा सीधा महाभियोग शब्द पे मत जाना, क्योंकि नहीं लिखा हुआ कि महाभियोग से हटेगा। हाँ मुझे पता है मैडम इसको भी तो महाभियोग से हटाते हैं, अरे मुझे पता है, पर सीधा महाभियोग पे बिल्कुल मत जाना। एग्जामिनर बहुत अच्छा है, वो साफ लिखेगा राज्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार हटाया जाता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन महाभियोग, तीसरा ऑप्शन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की तरह, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा, तो जवाब होगा तीसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान। ये बात ध्यान रखना।